हेलो दोस्तों, दिस इज दुर्गेश जोगी। वेलकम टू भारत जोगी इंस्टीट्यूट। भारत जोगी इंस्टीट्यूट एसएससी, व्यापम एंड अदर स्टेट पुलिस की क्या कराता है? प्रिपरेशन कराता है, तैयारी कराता है। तो आइए भारत जोगी इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के आज के हिंदी सेशन को बेहतर बनाएं, और अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें। चलिए जान लेते हैं कुछ। ये महात्मा बुद्ध है, सभी पे कृपा बरसाए रखे। उन्होंने कहा है, सब कुछ खोने के बाद भी अगर आप में हौसला है तो समझ लीजिए आपने कुछ भी नहीं खोया है। आइए क्वेश्चन चलते हैं, हिंदी की तरफ चलते हैं। तो क्या है, जो हिंदी है हाईलाइट कर दिया मैंने पहले से ही। भाष शब्द से बना है, जो संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? भाष का बोलना होता है। भाषा की सहायता की इकाई क्या है? वाक्य है। क्या है? वाक्य है। और वाक्य से सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? उपवाक्य। और उपवाक्य से छोटी पदवाक्य। पदवाक्य से छोटी क्या होती है? शब्द। और शब्द से सबसे छोटी क्या होती है? अक्षर। और अक्षर से भी छोटी इकाई कौन सी होती है? ध्वनि या वर्ड। सबसे छोटी सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। ध्वनि या वर्ड्स। राम शब्द में भी जैसे राम में दो अक्षर हैं, तो वर्ड कितने हो गए? चार। आधा रा, बड़ा आ, आधा म और आ। सबसे छोटी इकाई क्या है भाषा की? ध्वनि या वर्ड्स। उससे बड़ी अक्षर। उससे बड़ी क्या है? शब्द। सबसे बड़ी क्या है? पद। पद से बड़ी क्या है? उपवाक्य। और उपवाक्य से वाक्य। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्या वर्ण? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। इस ध्वनि को ही वर्ण कहते हैं। वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मूलतः हिंदी के उच्चारण के आधार पर किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर 45 वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स हैं? 45। जो 10 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और 35 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। लेकिन लेखन के आधार पर कितने होते हैं? 52, जो कि हमारे पेपर में कई बार आता है 52 है। तो इसमें कितने? 13 स्वर आते हैं। और 35 कितने आते हैं? व्यंजन। और 4 कितने आते हैं? संयुक्त व्यंजन आ जाते हैं। तो स्वर कौन गए? आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटो, बड़ो, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली, औरत, अंग और आहा, यानी अयोग भाग भी आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें? अयोग भाग भी आते हैं। तो कितने हो जाते हैं? 10 + 3 13 स्वर हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 30 स्वर। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। तो देखते हैं हम क्या देखते हैं कि वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है। पहले से हाईलाइट किया है क्योंकि बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर की गई गणना ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है। किस पर? उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हिंदी में 45 वर्ड्स हैं, 10 स्वर और 37 क्या है? व्यंजन है। उस 33 मूल व्यंजन है और 2 कौन से हैं? आगत व्यंजन है। कौन से? आगत व्यंजन है। जा और फा। तो छा, त्र, ज्ञ और स्र एकल व्यंजन नहीं है। ये कौन से? एकल व्यंजन नहीं है। ये कौन से? संयुक्त व्यंजन है दोस्तों। दोस्तों कौन से व्यंजन है? ये संयुक्त व्यंजन है। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की संख्या 55 है। और लेखन के आधार पर देखेंगे तो कितनी है? 55 है। वो जो लेखन और मुद्रित किए जाते हैं उन सभी को लेखन में रखा जाता है। आइए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आगे। हम पढ़ेंगे स्वर के बारे में। किसके बारे में? स्वर के। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण के आधार पर इनकी 10 मानी गई है। कौन सी? छोटा, बड़ा, ई, बड़ी, छोटो, बड़ो, ए, आई, ओ और औ। अब देखते हैं स्वर्गों का वर्गीकरण। मात्रा उच्चारण के काल के आधार पर। किसके? उच्चारण के आधार पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। हास्य स्वर। कौन सा? हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और प्लस स्वर। हम तीनों पढ़ेंगे। हास्य स्वर में क्या है? जिनके उच्चारण में कम समय लगे, अर्थात एक मात्रा का समय लगे। कौन कौन से? छोटा, छोटी और ऊ। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में हास्य स्वर से अधिक समय लगे, अर्थात दो मात्रा का समय लगे। कौन से आते हैं? बड़ा, बड़ी, बड़ो, ए, आई, ओ, औ। और क्या जाता है इसमें? क्या हो? हलंत वाला कॉमा ऊपर लगा हो। प्लुत स्वर, इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता हो। किसी को पुकारने में या नाटक संवादों में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ओम, राम, ओम। तो ये क्या है?
स्वर हैं पर कैसे प्लुत स्वर हैं। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। जीभ के उच्चारण के आधार पर, किसके, जीभ के उच्चारण के आधार पर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अग्र स्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर, हम तीनों स्वर पढ़ें। अग्र स्वर में इनके उच्चारण में जीभ के आगे का भाग कार्य करता है। कौन कौन से, छोटी, बड़ी, ए और आई। मध्य स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, कौन सा, आ। मात्र एक, जी बहुत ज्यादा कई बार आता है पेपरों में, एसएससी में आया है कई बार। पश्च स्वर में जिनके जीभ का पश्च भाग यानी पीछे का भाग कार्य करता हो, बड़ा, छुट्टू, बड़ो, ओ, औ और उपे, आपे किसकी मात्रा, चंद्रबिंदी वाले ओ की मात्रा। देखते हैं नासिक के आधार पर, किसमें, नाक और मुंह के निकलने की हवा के आधार पर। तो निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, निर्नुनासिक या मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकले तो कौन कौन से होते हैं, आ, बड़ा, छोटी आदि आते हैं। वही अनुनासिक, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से निकले, क्या हो जाएगा, जिसपे चंद्र बिंदी आ जाए, आ बड़ा और ई पे क्या आ जाए, चंद्र बिंदी, तो क्या कहलाता है, अनुनासिक। अब देखते हैं सघोष के आधार पर। सघोष, घोष का अर्थ क्या होता है, स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, अर्थात श्वास का कंपन। सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं, सघोष, सभी स्वर सघोष ध्वनियां होती हैं, जितने भी स्वर हैं वो सब क्या है, सघोष ध्वनियां हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, हम देखते हैं व्यंजन। क्या देखते हैं, व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जिसके प्रत्येक उच्चारण में आ स्वर का, किसका, आ स्वर का मिला होता है। आ के बिना व्यंजनों के उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से इनकी 33 यानी 33 मानी गई है संख्या, लेकिन द्विगुण व्यंजनों को वो भी जोड़ देंगे तो कितनी हो जाती है, 35 यानी 35 हो जाती है। आगे चलते दोस्तों, देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। तो स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कि कंठ, तालु, मूर्धन, दांत और ओठ का स्पर्श करते हुए उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन की कहते हैं। इन्हें स्पर्श करते हुए निकले तो इन्हें क्या कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं। का वर्ग कंठस्थ से, चा वर्ग तालव्य से, टा वर्ग मूर्धन्य से, ता वर्ग दंत से और पा वर्ग किससे आता है, ओष्ठ से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, इसमें से कई बार एसएससी या व्यापम में क्वेश्चन पूछे गए। तो कि स्पर्श व्यंजन पीछे से आगे की ओर चलते हैं, कैसे चलते हैं दोस्तों, पीछे से आगे हुए, यानी कंठ से ओष्ठ की ओर, कंठ से ओष्ठ की ओर, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और आगे। तो आगे पहले क्या आता है, कंठ और बाद में क्या आता है, ओष्ठ। आगे चलते हैं दोस्तों, ये देखते हैं ये क्या है कि हमने अब व्यंजनों को डिवाइड किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये व्यंजन। का वर्ग, कौन सा, का वर्ग, का से ख, ग, घ, य। चा वर्ग में क्या जाता है, च, छ, ज, झ, य। टा वर्ग में क्या आता है दोस्तों, ट, ठ, ड, ढ और ण। द्विगुण व्यंजन, कौन से, द्विगुण व्यंजन भी आते हैं इसमें, यानी आगत व्यंजन, बाहर से लिए गए व्यंजन भी है। अब ता वर्ग देखते हैं दोस्तों, ता, थ, द, ध और ना आ जाता है। पा वर्ग में क्या आता है, पा, फ, ब, भ और म। अंतस व्यंजन में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, या, रा, ला और वा। उसमें ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म या संघर्षी में कौन से आते हैं, स, स और ह। तो कितने हो जाते हैं दोस्तों, 33 व्यंजन प्लस 2, 2 कौन से, द्विगुण व्यंजन, तो कितने हो जाते हैं, 35 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं दोस्तों, 35। अब देखते हैं संयुक्त व्यंजनों को, किसे, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, छ, छत्रिका, त्रा, त्रिशूल, ज्ञानी और श्र। छछत्री किससे मिलकर बनते हैं, आधा का और बीच वाले सा से। त्रिशूल आधा ता और रा से। ज्ञानी यानी आधा जा और यहाँ से। श्रा किससे बनता है, आधा सा और रा से मिलकर के बना है। तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 39। कितने हो जाएंगे, संयुक्त स्वरों को जोड़ दें तो कितने हो जाएंगे स्वरों की संख्या, सॉरी व्यंजनों की संख्या 39। कितनी हो जाएगी, 39। आगे चलते हैं दोस्तों, डिवाइड किया गया है यहाँ पर कि छह छत्री आता है तो आधा का और शा, त्रा आता है तो आधा ता और रा, ज्ञा आता है आधा जा और या, श्रा आता है आधा सा और रा। आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी, क्योंकि ये क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर व्यंजनों को क्या किया गया है, बांटा गया है। तो देखेंगे
अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण, सघोष अल्पप्राण, सघोष महाप्राण या सघोष अल्पप्राण नासिक। सघोष अल्पप्राण नासिक। तो कंठ, कंठ पे क्या आता है? का वर्ग आता है। का तो का किसमें आएगा? अघोष अल्पप्राण। खा अघोष महाप्राण। गा सघोष अल्पप्राण। सा और घा आ जाएगा किसमें? सघोष महाप्राण में। और यहाँ किसमें आता है? सघोष अल्पप्राण नासिक। अब देखते हैं तालव्य, किसका देखते हैं? तालव्य। तालव्य में कौन सा वर्ग आता है? चा वर्ग। चा किसमें आता है? अघोष अल्पप्राण में। चा किसमें आता है? सघोष अल्पप्राण में। अब देखते हैं सघोष अल्पप्राण में कौन सा आता है? झा। और झा किसमें आता है दोस्तों? सघोष महाप्राण में। यहाँ किसमें आता है? सघोष अल्पप्राण नासिक में। मूर्धन्य का देख लेते हैं दोस्तों। टा किसमें आता है? अघोष अल्पप्राण में। टा किसमें आता है? अघोष महाप्राण में। डा किसमें आता है? सघोष अल्पप्राण में। डा किसमें आता है? सघोष महाप्राण। और यहाँ यानी अड़ा सघोष अल्पप्राण नासिक में। अब देखते हैं दंत का देखते थे। दंत में कौन सा आता है? ता वर्ग। ता किसमें आता है? अघोष अल्पप्राण। था अघोष महाप्राण। दा सघोष अल्पप्राण। धा सघोष महाप्राण। ना किसमें आ जाता है? सघोष अल्पप्राण और नासिक में। लास्ट में देख लेते हैं ओष्ठ। ओष्ठ किसमें आता है? पा वर्ग। पा किसमें आता है? अघोष अल्पप्राण में। फा अघोष महाप्राण में। बा सघोष अल्पप्राण में। भ सघोष महाप्राण में। और मां सघोष अल्पप्राण नासिक। अर्थात नासिक सभी के सभी वर्ण किसमें आ जाते हैं? सघोष किसमें आते हैं दोस्तों? सघोष अल्पप्राण। नासिक सभी वर्ण किसमें आ जाते हैं? सघोष अल्पप्राण में। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखते हैं कौन सी? आगत ध्वनियां। आगत ध्वनियां कौन सी? आरबी फारसी की। कौन सी दोस्तों? आरबी फारसी। कौन कौन सी है? क ख ग ज और फा। और आ पे बिंदी वाला। क ख ग झ और फा। आगे चलते दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। अब देखेंगे हम इसमें नासिक। कौन सा? नासिक। नासिक में कौन से आ जाते हैं? अंग, या, ण, न और मा। ये नाक की ध्वनि से बोली जाए। किससे? नाक की ध्वनि से बोली जाए। अब देखते हैं किसमें? कंठ में, यानी का वर्ग। का वर्ग आएगा छोटा, बड़ा और हा आ जाता है। अब किसकी बात दोस्तों? तालु की। तालु में क्या आता है? चा वर्ग, छोटी, बड़ी, या और सा। अब मूर्धन्य, मूर्धन्य में कौन सा आता है? टा वर्ग आ जाता है दोस्तों, और सा और ऋषि। अब देखते हैं दंत। कौन सा दोस्तों? दंत देखते हैं। दंत में क्या आ जाता है? ता वर्ग आ जाता है, सा आ जाता है। अब देखते हैं लास्ट ओष्ठ। ओष्ठ में देखिए कौन सा वर्ग आता है? पा वर्ग और छुटो और बड़ो। और साथ में इन दोनों को जोड़ करके बनाया है, जैसे दंत मूल। दंत मूल में क्या आता है? या और ला। दंत ओष्ठ में से मिलकर क्या बनता है? वा। ओष्ठ और कंठ से ओ, औ और औ पे चंद्रबिंदी वाला। और देख कंठ और तालु से क्या बनता है? ए और आई। तो ये किसके? उच्चारण के आधार पर दोस्तों। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। आगे चलते दोस्तों। वपत्व के आधार पर घोष का अर्थ क्या होता है? स्वर तंत्रियों अर्थात ध्वनि का कंपन। तो इसमें क्या है? सघोष या फिर अघोष या सघोष में दो बांटा गया है। जिन ध्वनि के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो वो क्या कहलाता है? अघोष। अघोष में क्या आता है? पहला वर्ग। पहला वर्ग में कौन सा? का वर्ग। दूसरा चा वर्ग आ जाता है। अब सघोष में क्या आएगा दोस्तों? सघोष या घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो। कौन सा आएगा? तो तीसरा वर्ग यानी कौन सा जाएगा? टा वर्ग। चौथा वर्ग यानी ता वर्ग। पांचवा वर्ग यानी पा वर्ग आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। अब प्राण के आधार पर देखेंगे। प्राणत्व अर्थात प्राण वायु के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले तो क्या कहलाता है? अल्पप्राण। अर्थात पहला वर्ग यानी का वर्ग, तीसरा वर्ग यानी टा वर्ग और पांचवा वर्ग यानी पा वर्ग। महाप्राण में देख लेते हैं कौन सा आ जाएगा? जिनके उच्चारण में मुंह से अधिक ध्वनि निकले। कौन सा वर्ग? दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। दूसरा और चौथा वर्ग आ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। अब जानते हैं अंतस्थ के बारे में। अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। तो या की कहां से उच्चारण होता है? तालव्य से, रावस से, लावस से और या दंतोष्ठ से। तो या और वा क्या है? आर्ध स्वर। क्या है ये? आर्ध स्वर। ला क्या है? ला क्या है दोस्तों?
लुंठित है। क्या ला क्या है? लुंठित है। क्या ला दोस्तों? लुंठित स्पर्श। और ला क्या है? पार्श्व सघोष अल्पप्राण के अंदर आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी, ऊष्म कौन से होते हैं? सा सा हा, इन्हें संघर्षी भी बोला जाता है। अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण के करते समय वायु मुख के किसी स्थान विशेष पर घर्षण करे के निकले तो उसे क्या बोला जाता है? अर्थात ऊष्म या संघर्षी, अर्थात गर्मी पैदा कर गई। ये किसमें रखा गया दोस्तों से? अघोष महाप्राण में। अघोष महाप्राण में। अब देख लेते हैं हमें किसे ण और णा को, ण और णा को, जिनके उच्चारण में जीभ पहले उठकर आगे मूर्धन का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए। तो इसे किसमें रखा गया है दोस्तों? किसमें रखा है? द्विगुण व्यंजन में। आगे चलते हैं दोस्तों, मात्राओं के आधार पर क्रमशः अंग और आहा का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। स्वर एवं उच्चारण की, लेखन की दृष्टि से ये स्वर है, लेखन की दृष्टि से क्या है? दो स्वर। वही उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। तो न तो इन्हें स्वर में और न ही व्यंजन में रखा जाता है, इसलिए क्या होते हैं? अयोग भाग। लेकिन इनका कुछ न कुछ बहन करते हैं, इसलिए अयोग वाह हो जाता है। इनका मतलब क्या होता है? अयोग धन वाह, अयोग वाह। नेक्स्ट चलते हैं कुछ दोस्तों, अब देख लेते हैं क्या दोस्तों, हम आगत ध्वनि है का, खा, गा और जा और फा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ की ध्वनि है? अरबी और फारसी की। का कहाँ से आती है? स्पर्श कंठ से और अघोष अल्पप्राण। खा ऊष्म संघर्षी कंठ अघोष महाप्राण। गा ऊष्म संघर्षी सघोष अल्पप्राण। जा ऊष्म संघर्षी सघोष अल्पप्राण। फा कहाँ से आता है? ऊष्म संघर्षी अघोष महाप्राण से। तो दोस्तों कैसे लगा सेक्शन? सेक्शन अच्छा लगा हो तो सेक्शन को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे क्या होगा? सभी वीडियो आप देख सकते हो। थैंक यू ऑल ऑफ यू।